Excuses makes today easy, but tomorrow harder. Excuses make today easy, but tomorrow harder. But discipline makes today hard, but tomorrow easier. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the revision series of ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मैंने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की, जिसके अंदर मैंने आई हैव डिस्कस मैनी प्रोविजंस, जिसके अंदर मैं कई सारे प्रोविजंस आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको कुछ डॉक्ट्राइन डिस्कस किए थे। टुडे आई विल डिस्कस विद द रूल ऑफ फीडिंग ग्रांट। आज मैं आपको डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट या रूल ऑफ फीडिंग ग्रांट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। दैट इज डेल्ट अंडर आर्टिकल सेक्शन 43, जो सेक्शन 43 के अंदर आपको डिस्कस किया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। तो इफ वी टॉक अबाउट द रूल ऑफ फीडिंग ग्रांट, यदि हम रूल ऑफ फीडिंग ग्रांट की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि रूल ऑफ फीडिंग ग्रांट एक मैगजीम के आधार पर बनाया गया है। वो मैगजीम आपने पढ़ी भी होगी, नेमो डैट कोड नॉन हैबिट। मैगजीम का नाम मैंने आपको बताया, नेमो डैट कोड नॉन हैबिट, विच मीन्स नो वन कैन गिव समथिंग विच ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस टू अनदर पर्सन। भी एक ऐसी वस्तु जिसके मैं खुद पोजेस रखने का अधिकार नहीं है, तो वो वस्तु मैं दूसरे को देने का अधिकार नहीं रखती। भाई एक चीज़ है, कोई मेरा मोबाइल है और वो मेरा मोबाइल में उसका अधिकार मेरे पास नहीं है, वो किसी और से बिलोंग करता है, तो मैं उसको दूसरे को कैसे बेच सकती हूँ? तो यही मैगजीम जो मैं आपको बता रही हूँ, नेमो डैट कोड नॉन हैबिट, दैट इज द मेन मैगजीम ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस रूल ऑफ फीडिंग ग्रांट इज बेस्ड। इसी के आधार पे ये बनाया गया है रूल ऑफ फीडिंग ग्रांट। यदि हम बात करते हैं रूल ऑफ फीडिंग ग्रांट की, दैट इज डिस्कस अंडर द सेक्शन 43 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 43 इसी से डील करता है, रूल ऑफ फीडिंग ग्रांट से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 क्या कहता है? वेयर ए पर्सन फ्रॉडेंटली और इरोनियसली represents that he is authorized to transfer certain immovable property and possession of to transfer such property for consideration. Such transfer at the option of the transferee operates on any interest which the transferor may acquire in such property at any time during which contract of transfer subsists. मैं उसको शॉर्टकट में बताती हूँ। यहाँ पे ये कहा गया है कि सेक्शन 43 ये कहता है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति फ्रॉडेंटली मतलब गलत तरीके से फ्रॉड करते हुए या इरोनसली मतलब गलत रिप्रेजेंट करते हुए अपने आप को उस एक ज़मीन या कोई मकान या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसका मालिक दिखाते हुए किसी और व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है, और वो भी कंसिडरेशन के बदले में किसी और व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है, और वो भी कंसिडरेशन के बदले में, जबकि वो खुद मालिक नहीं है। वो गलत तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है उस ज़मीन के मालिक के बारे में। वो ये कह रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिक। और यदि वो ऐसा करता है तो वो जो ट्रांसफ़र किया गया है ना, वो एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी, जो ट्रांसफरी का जो ऑप्शन है, ट्रांसफरी के ऑप्शन पे वो जो ट्रांसफ़र हुआ है वो वाइड हो जाएगा। परंतु यदि वो चाहे, ट्रांसफरी यदि चाहे तो बाई चांस यदि वो ट्रांसफ़र उसी ट्रांसफरर को हो जाता है, वो प्रॉपर्टी यदि ट्रांसफरर के हाथ में आ जाती है वो प्रॉपर्टी बाई चांस, तो ऐसी स्थिति में वो उस सेक्शन 43 का हवाला दे सकता है, और वो उसका फ़ायदा लेते हुए फिर उस प्रॉपर्टी को अब कह सकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये तो आपने मुझे ट्रांसफ़र की थी। तो ये रूल ऑफ फीडिंग ग्रांट कहता है। तो रूल ऑफ फीडिंग ग्रांट का जो रूल है, दैट इज बेस्ड ऑन द रूल दैट एग्जिस्ट दैट ए पर्सन हैविंग नो अथॉरिटी ओवर ए पीस ऑफ प्रॉपर्टी कैन नॉट गिव इट टू समवन एल्स। भी यदि कोई व्यक्ति किसी एक ज़मीन का मालिक नहीं है, पीस ऑफ प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी किसी और को नहीं दे सकता। दैट इज द मेन बेस ऑफ दिस रूल ऑफ फीडिंग ग्रांट। वो इसी के आधार पर बनाया गया है। दिस मीन्स मतलब यहाँ पे ही इज स्टॉप फ्रॉम डूइंग सो, कि वो उसको इससे ऐसा करने से रोकना होगा। हैंस द डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट। यदि हम डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट की बात करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल की बात करते हैं, तो वो ये कहता है इफ ए पर्सन इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यदि कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट ही फॉल्सली और डिसऑनेस्टली रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज द ओनर और पोजेसिस द अथॉरिटी ऑफ टू ट्रांसफर, यदि वो गलत तरीके से फॉल्सली या डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को दिखाता है कि मैं इसका मालिक हूँ, और उसको पोजेस भी कर रहा है, उसके रखने की अथॉरिटी भी दे रहा है,
तो ऐसी स्थिति में ही और वहाँ पे वो ट्रांसफर भी कर देता है। ही मेक्स द ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफरी, वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफरी को ट्रांसफर भी कर देता है। एंड द ट्रांसफरी बाई इट इन गुड फेथ, और ट्रांसफरी उस प्रॉपर्टी को, उसको नहीं पता कि वो मालिक नहीं है, वो उस प्रॉपर्टी को गुड फेथ में खरीदता ही है। यदि ट्रांसफरी उस प्रॉपर्टी को गुड फेथ में खरीदता है तो वहाँ पे क्या कहते हैं, देन राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी कैन नॉट बी डेमनिश। वहाँ पे जो वहाँ पे ट्रांसफरी जो है उसके जो अधिकार है उसको हम खत्म नहीं कर सकते। वहाँ पे राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी है उसको डेमनिश नहीं किया जा सकता। इन दिस सर्कमस्टांसिस आइदर द ट्रांसफरी में रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट और कीप इट लाइव। वहाँ पे ट्रांसफरी के पास ये ऑप्शन होगा कि या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसको जिंदा रखे या उसको ख़त्म कर दे। वो ट्रांसफरी को के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ट्रांसफरी क्या चाहता है, कि वो प्रॉपर्टी को जो गलत तरीके से ट्रांसफर हुई है क्या उस प्रॉपर्टी को वो रखे रहना चाहता है या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को जो हुआ है जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का उसको ख़त्म करना चाहता है। इन केस ही चूजेस टू कीप इट लाइव, यदि वो उसको रखना चाहता है बाई चांस, ट्रांसफर ये कहता है मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ूंगा, अब ये तो मैंने खरीद ली है, तो इन केस ही चूजेस टू कीप इट लाइव एंड द ट्रांसफर ऑब्टेन द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, और ट्रांसफर का और बाद में पता चलता है कि ट्रांसफरर उस प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका है, उसको वो प्रॉपर्टी चाहे इनहेरिटेंस के द्वारा मिली हो या उसने कैसे भी ऑब्टेन करी हो, तो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी का यदि ट्रांसफरर बाद में उस प्रॉपर्टी को मालिक बन जाता है, ओनर बन जाता है और ऑब्टेन कर लेता है उस प्रॉपर्टी को, इन दैट केस, और जबकि वो उस समय मालिक नहीं था जब प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर की थी, बाद में यदि वो बाई चांस मालिक बन जाता देन द प्रॉपर्टी सेल ऑटोमेटिकली बी ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 43 के हिसाब से वो प्रॉपर्टी जो उसने गलत तरीके से पहले ट्रांसफरी को ट्रांसफर की थी अब वो मालिक बन चुका है, तो अब वो प्रॉपर्टी अपने आप ही ऑटोमेटिकली ट्रांसफरी के बाद ट्रांसफर हो जाएगी यदि ट्रांसफरी ने वो प्रॉपर्टी गुड फेथ में खरीदी थी। तो ये आपका डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट कहता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट आपको समझ में आ गया होगा। इफ वी टॉक अबाउट द बेसिस ऑफ दिस डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन द टू प्रिंसिपल। यदि इस प्रिंसिपल की बात करते हैं, ये जो डॉक्ट्राइन मैंने आपको बताया है ये दो आधारों पर बनाया गया है। पहला क्या कहते हैं, द कॉमन लॉ डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल बाय डीड। पहला आपका डॉक्ट्राइन है कॉमन लॉ एस्टोपल बाय डीड, एंड सेकंड वन इज इक्विटेबल प्रिंसिपल। इफ ए पर्सन प्रोमिसेस मोर देन ही कैन परफॉर्म देन ही मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी को बेच सकता हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो उसको वो प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। ये इसी आधार पे इस डॉक्ट्राइन को बनाया गया है। इफ वी टॉक अबाउट द एसेंशियल इक्वेशंस ऑफ द डॉक्ट्राइन, यदि हम एसेंशियल कंडीशंस की बात करते हैं इस डॉक्ट्राइन को लागू करने के लिए, सेक्शन 43 को लागू करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ एसेंशियल कंडीशन भी है। In order to fulfill the section 43 requirements, there must be certain requisites of this doctrine. Number one, यहाँ पे सबसे पहले आप एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या कहेंगे, फ्रोडेंटली और इरोनसली रिप्रेजेंटेशन होनी जरूरी है, कि वहाँ पे जो ट्रांसफरर है उसने फ्रोडेंटली, डिसऑनेस्टली, डिसिटफुली, रोंगफुली अपने आप को रिप्रेजेंट किया है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, एंड ही रिप्रेजेंटिंग सच इन सच ए वे, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हुए उसने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है। एंड द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन कैन नॉट बी, यदि आप कहेंगे कि इस सेक्शन का बेनिफिट वहाँ पे ट्रांसफर तब नहीं ले सकता यदि उसने वो प्रॉपर्टी वहाँ पे ये जानते हुए उससे खरीदी कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। यदि वो प्रॉपर्टी ये जो ट्रांसफरी है, यदि वो प्रॉपर्टी गुड फेथ में खरीदता है, उसको ये लगता है कि हाँ ये वास्तव में मालिक है और वो मालिक से खरीद रहा है, तब तो वो इस सेक्शन 43 का बेनिफिट ले पाएगा, अदरवाइज वो बेनिफिट नहीं ले पाएगा। पहली बात। सेकंड, आपने सुना होगा मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जो काफ़ी फेमस केस रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट में। इन्हें फेमस केस मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन वाज मेड एंड ट्रूथ वाज नोन टू द बोथ द पार्टीज। आपको पता है कि उस केस के अंदर दोनों पार्टी, चाहे वो धर्मोदास घोष था या मतलब उसका जो वो एजेंट था, उन सबको जानकारी थी कि वो जो जिससे वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो माइनर है, और फिर भी उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी जानते बूझते। तो वहाँ पे नो एस्टोपल, मतलब वहाँ पे सेक्शन 43 का वो फायदा नहीं ले पाए थे। दस नो एस्टोपल एज देयर वाज नो इरोनियस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वहाँ पे इरोनियस रिप्रेजेंटेशन तो थी ही नहीं, और जबकि जो खरीद रहा था उसे पता था कि यहाँ पे वो जिससे खरीद रहे हैं वो माइनर व्यक्ति है, तो नेचुरली वो सेक्शन 43 का बेनिफिट नहीं ले सकते थे। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो सेक्शन 43 का बेनिफिट वही ले पाएगा जिसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया और वहाँ पे उसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी खरीदी है ट्रांसफरी ने, तभी उसका बेनिफिट ले पाएगा। सेकंड आपको क्या कहेंगे इसकी कंडीशन, सेकंड इज ए ट्रांसफर फॉर कंसीडरेशन।
वहाँ पे जो ट्रांसफर किया गया ना प्रॉपर्टी का, वो कंसीडरेशन के बदले में किया गया हो। कंसीडरेशन मतलब एनीथिंग दैट हैज वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा कि ऐसी कोई वस्तु जिसकी जो कानून की नज़र में वैल्यू रखती हो, उसके बदले में यदि उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया है तभी आपका सेक्शन 43 लागू हो पाएगा। वहाँ पे सेक्शन 43 का बेनिफिट ले पाएंगे। यदि आपने उसको फ्री में किसी को दिया है तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। तो क्या कहेंगे, दिस डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल इज एप्लीकेबल ओनली टू ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर वैल्यू और कंसीडरेशन। जहाँ पे वैल्यू या कंसीडरेशन के बदले में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया गया है तभी आप सेक्शन 43 का बेनिफिट ले सकते हैं। एंड दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल वेयर द ट्रांसफर इज ग्रेचुअस। यदि आपने जो ट्रांसफर किया वो ग्रेचुअस ट्रांसफर है, ग्रेचुअस मतलब विदाउट कंसीडरेशन यदि आपने ट्रांसफर किया है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ट्रांसफर किया है, कुछ भी आप कहते हैं ग्रेचुअस ट्रांसफर, तो उस तरह का जो ट्रांसफर होता है ना, वहाँ पर सेक्शन 43 का बेनिफिट नहीं लागू हो पाएगा। तो दिस सेक्शन इज नॉट अप्लीकेबल टू ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट। इवन यदि आपने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर किया तब भी आप सेक्शन 43 का बेनिफिट नहीं ले सकते। एंड द थर्ड कंडीशन इज, मैंने आपको पहली कंडीशन बताई थी, फ्रॉडलेंट इनोनियसली रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। सेकंड मैंने आपको बताई ट्रांसफर फॉर कंसीडरेशन होना जरूरी है। एंड द थर्ड वन इज एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि ट्रांसफरी बिकम्स वैलिड, ट्रांसफर जो है वो वैलिड बन जाएगा व्हेन द ट्रांसफरी एक्सरसाइजेज द ऑप्शन। वहाँ पे यदि आपने ट्रांसफरर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी ट्रांसफरी को, तो वहाँ पे वो ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा यदि ट्रांसफरी जो है वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। एंड द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर बिकम्स, और जो टाइटल है ट्रांसफरर का यदि वो बिकम्स परफेक्ट, यदि वो परफेक्ट बन जाता है किसी भी वजह से, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफरी के बाद वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। एंड इट इज ऑन द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी वेदर टू रिवोक द ट्रांसफर और टू कीप द ट्रांसफर। भी चाहे वो उसको ट्रांसफर को रखे या फिर उसको ख़त्म कर दे, वो ट्रांसफरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक केस का मैं आपको बता देती हूँ। इसके संबंध में एक केस है सैयद नरूला हुसैन वर्सेस सेंसाई के नाम से। इस केस के अंदर क्या है कि वेयर ए पार्टनर सेल्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। वहाँ पे एक पार्टनर ने अपनी फर्म की एक प्रॉपर्टी बेच दी थी इन द नेम ऑफ राइट एंड सब्सिक्वेंटली डिजोल्व द फर्म। उसने वहाँ पे उस फर्म की एक प्रॉपर्टी बेच दी और बाद में देखा कि प्रॉपर्टी जो फर्म थी वो डिजोल्व हो गई, वो ख़त्म हो गई, इज अलॉटेड। तो वहाँ पे सेम प्रॉपर्टी जो थी ना, वो ट्रांसफरी गेट्स द बेनिफिट ऑफ द सेम अलॉटमेंट। वहाँ पे सेक्शन 43 का उसको बेनिफिट मिल पाया था कि वहाँ पे जो ट्रांसफर था वो गुड फेथ में हुआ था, क्योंकि ट्रांसफरी ने उसको गुड फेथ में खरीदा था और वो फर्म से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी, नेचुरली था। तो वहाँ पे उसने ये समझा कि फर्म जब चल रही है तो उसने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, तो वहाँ पे उसका बेनिफिट वो ले सका था। इसके अलावा आप एक कंडीशन और ले सकते हैं, जैसे कि ए सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर इज मस्ट। वहाँ पे सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर का होना जरूरी है। यदि आप सेक्शन 43 का बेनिफिट लेना चाहते हैं, द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफर कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट एक्वायर्ड बाय द ट्रांसफरी वाइल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर स्टिल सबसिड्स। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए, तभी वो सेक्शन 43 का बेनिफिट ले पाएगा ट्रांसफरी जो है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, यहाँ पे जो या तो इन दिस केस द ट्रांसफरी हैज रेप्यूटेटेड और कैंसिल द ट्रांस। यदि मान के चलो ट्रांसफरी ने वो कॉन्ट्रैक्ट पहले ही खत्म कर दिया हो उस प्रॉपर्टी को खरीदने का, भी जो उसको पता चला कि इरोनियसली उसने खरीदा था, उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म ही कर दिया वहाँ पर, और बाद में ट्रांसफरर के पास वो प्रॉपर्टी आई, तो वहाँ पे वो बेनिफिट नहीं ले पाएगा। वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लगातार चलते रहना चाहिए, तभी वो सेक्शन 43 का बेनिफिट ले सकता है। तो आप क्या कहेंगे, इन केस वे द ट्रांसफरी हैज रेप्यूटेटेड और कैंसिल द जो कॉन्ट्रैक्ट, उसने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया है, तो ऐसी किसी कंडीशन में द रिलेशन ऑफ द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी हैज विशिष्ट। वहाँ पे रिलेशन जो है ट्रांसफरर और ट्रांसफरी का वो तो खत्म हो चुका है ना, तो वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता। एंड नो क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी मेड। वहाँ पे वो क्लेम नहीं कर पाएगा सेक्शन 43 के तहत। तो ये ऐसी कंडीशन में आपको मैंने बताया 4 कंडीशन। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फ्रॉडेंटली इरोनियसली रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। सेकंड मैंने आपको बताया ट्रांसफर फॉर कंसीडरेशन होना जरूरी है, वहाँ पे ग्रेचुअस ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। और तीसरा मैंने आपको बताया यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी, वो ट्रांसफरी का ऑप्शन लिया जाएगा कि ट्रांसफरी क्या करना चाहता है। तो वहाँ पे यदि ट्रांसफर उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है सेक्शन 43 के जो मैंने आपको बताया है, तो वहाँ पे फिर उसी हिसाब से फिर तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा अपने आप।
और सेक्शन 40 इसका इसी का सेक्शन 43 का लास्ट आपको मैंने बताया एसेंशियल रिक्वायरमेंट, सब्सिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ट्रांसफर का। वो कॉन्ट्रैक्ट पहले खत्म नहीं होना चाहिए जब वो सेक्शन 43 का ऑप्शन ले रहा है ट्रांसफरी, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होना चाहिए, वो लगातार चलते रहना चाहिए भाई। नेचुरली कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो वहाँ पर ट्रांसफर और ट्रांसफरी का जो वहाँ पे उनके जो रिलेशन है वो खत्म हो चुकेगा, तो वो सेक्शन 43 का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एक सब्सिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। तो दीज आर द सर्टेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेक्शन 43 डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट को यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये चारों जो मैंने आपको कंडीशन बताई है ये वैलिड मतलब होनी जरूरी है। इसके अलावा आप देखेंगे देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट। इस डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट के संबंध में कुछ एक्सेप्शंस भी है, अपवाद भी हैं। वो अपवाद कौन से हैं? नंबर 1, when the transferee is aware of the true facts। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि जो वहाँ पे ट्रांसफरी है ना उसको वो उसने प्रॉपर्टी गुड फेथ में खरीदी हो, उसको पता नहीं कि वास्तव में मालिक कौन है, वो तो मालिक से खरीद रहा है। यदि वास्तव में ऐसा हो रहा है तभी वो उसका बेनिफिट ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ट्रांसफरी को ये पता है कि वास्तविकता पता है कि वो उसका मालिक नहीं है जिससे वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, मीन्स ट्रांसफरी इज अवेयर अबाउट द ट्रू फैक्ट्स, तो वहां पे इसका बेनिफिट नहीं ले सकता सेक्शन 43 का। सेकंड आप कहेंगे व्हेन द ट्रांसफर इज फॉरबिडन बाय द लॉ, यदि ट्रांसफर जो हो रहा है वो फॉरबिडन बाय द लॉ है, इफ अ ट्रांसफर इज इलीगल और कॉन्ट्रैरी टू द पब्लिक पॉलिसी देन इट इज नॉट ए वैलिड ट्रांसफर, वहां पे वो वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा। नेचुरली कि वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा तो सेक्शन 43 भी अप्लाई नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे 2 एक्सेप्शन इसके बारे में देनी है। तो 2 एक्सेप्शन मैंने आपको बताइए, पहला कि यदि आपका जो ट्रांसफर है यदि उसको फैक्ट के बारे में जानकारी थी तब वो सेक्शन 43 का बेनिफिट नहीं ले सकता। सेकंड मैंने आपको बताया ट्रांसफर इज फॉरबिडन बाय द लॉ, यदि वो जो ट्रांसफर किया गया यदि वो फॉरबिडन बाय द लॉ है, वो कानून के अंदर ही पहले ही वैलिड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो सेक्शन 43 का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। दीज आर द 2 एक्सेप्शंस, ये मैंने आपको एक्सेप्शन बताई है। इसी के संबंध में मैं आपको एक आधा केस लो बता देती हूँ। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको ट्रांसफर बताती हूँ, पहला केस है जुम्मा मस्जिद वर्सेस कोडी महिंद्रा के नाम से केस है। इस केस के अंदर क्या था कि 2 व्यक्तियों ने एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया किसी व्यक्ति को, तो उन्होंने ये कहते हुए ट्रांसफर करा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। दो व्यक्ति थे, उन्होंने दोनों व्यक्तियों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी को तीसरे ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर दिया और ये कह के ट्रांसफर कर रहे हैं कि दैट इज क्लेमिंग दैट प्रॉपर्टी ही देयर ओन। उन्होंने ये क्लेम करते हुए ट्रांसफर करा कि ये प्रॉपर्टी उनकी है एंड लेटर द ट्रांसफरर इनहेरिटेड द सेम प्रॉपर्टी। बाद में क्या हुआ कि वो जो प्रॉपर्टी थी जिन्होंने ट्रांसफर किया था, ट्रांसफरर जो थे, उनको वो इनहेरिटेड होगी, वो प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम में आ गई बाई चांस। तो बाद में वो जो ट्रांसफरी था ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ सेक्शन 43, उसने सेक्शन 43 का ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया। उसने कहा भी पहले तो तुमने चलो गलत तरीके से मुझे ट्रांसफर किया था, अब तो तुम इसके मालिक हो भी। उसने इनहेरिटेड के प्रॉपर्टी जब इनहेरिट कर चुके हैं, नेचुरली वो उनके मालिक बन चुके हैं प्रॉपर्टी के, तो वहां पे सेक्शन 43 का वो बेनिफिट ले सकता था। तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने क्या कहा था कि अंडर द सेक्शन 43 ट्रांसफरी वाज एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी irrespective of the fact that whether the transferor acted innocently or fraudulently, what matter, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनोसेंटली उसने अप्लाई किया था या फ्रॉडुलेंटली तरीके से उसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अब तो वो मालिक है, तो अब वो प्रॉपर्टी को उसको दे, जिस मतलब यहाँ पे ट्रांसफरी को उसको देना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी को। तो ये कोर्ट ने कहा था। तो यहाँ पे ये मैंने आपको पहला केस बताया जुमा मस्जिद वर्सेस कोडी महिंद्रा देविया के नाम से केस है। सेकंड केस आपका मैं बता देती हूँ परमानंद वर्सेस चंपा लाल के नाम से केस है। परमानंद क्या बताया मैंने, परमानंद वर्सेस चंपा लाल एंड जुमा मस्जिद के नाम से केस है। इन दिस केस, ये जो केस था इस केस के अंदर भी यहीं पे यही था कि इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट एडवांटेज ऑफ सेक्शन 43 कैन बी टेकन बाय द ट्रांसफरी इफ ही वाज नॉट ओनली मिसलेड फ्रॉडुलेंटली बट आल्सो वाज अनअवेयर अबाउट द ट्रू फैक्ट्स। जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रांसफरी यदि ट्रू फैक्ट से वाकिफ नहीं है, ट्रांसफरी ने प्रॉपर्टी गुड फेथ में खरीदी है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 43 का वो बेनिफिट ले सकता है। ये इस केस के अंदर कहा गया था। मैंने केस का नाम आपको बताया है परमानंद वर्सेस चंपा लाल, परमानंद वर्सेस चंपा लाल एंड जुमा मस्जिद के नाम से केस है। तो इस केस के अंदर कोर्ट का मैंने आपको केवल डिसीजन बता दिया है। और तीसरा केस था करतार सिंह वर्सेस हरबज कौर के नाम से, करतार सिंह वर्सेस हरबोज कौर। इस केस के अंदर एक मदर अपने जो माइनर बेटे के ब्याह पर एक प्रॉपर्टी बेच देती है किसी व्यक्ति को,
और बाद में वो बेटा जो माइनर मेजर होता है, मतलब बड़ा हो जाता है, तो वो उस प्रॉपर्टी के संबंध में केस फाइल कर देता है। वो कहता भी मैं तो जब ये प्रॉपर्टी मेरी मदर ने बेची थी, मैं तो माइनर था, तो ये प्रॉपर्टी की जो डील हुई है ये बिल्कुल गलत हुई है। इसको इसको मतलब ये वाइड होगी नेचुरली। अभी जब माइनर प्रॉपर्टी तो उसी से माइनर से बिलोंग करती थी, तो उसकी मदर उसे नहीं बेच सकती थी, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी की डील मतलब जो डील थी उसको वाइड घोषित कर दिया गया। परंतु बाद में हुआ क्या कि वो जो बेटा था, जो कुलवंत नाम का जो बेटा था, वो बाद में मर गया। ही डाइड, वो बाद में वो मर गया, और बाद में नेचुरली कि वो उसकी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी थी वो मदर के नाम में ही आ गई। तो यहाँ पे जो ट्रांसफरी था, ही वॉज एंटाइटल्ड टू क्लेम। यहाँ पे क्या वो मतलब वो प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड होगा? अब क्वेश्चन ये था। तो इस केस के अंदर यदि आप देखेंगे तो अपीलेंट प्ली मतलब जो अपीलेंट की जो प्ली थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी कोर्ट के द्वारा। वो क्यों रिजेक्ट की गई थी? ऑन द ग्राउंड दैट ड्यू डिलीजेंस वाज नॉट मेड बाय द ट्रांसफरी। ट्रांसफरी ने पूरी तरह से मतलब वहां पे कोताही नहीं बरती थी प्रॉपर्टी को खरीदते हुए। एंड ही मतलब वहां पे जब ट्रांसफरी अपनी प्रॉपर्टी को खरीदते हुए, जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, यदि वो उसको पूरी जानकारी नहीं लेता, उसकी कोताही नहीं बरता, उसके अंदर पूरी जानकारी लिए बिना ही प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, बिना ट्रू फैक्ट्स को जाने ही प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, तो ऐसी स्थिति में भी सेक्शन 43 का बेनिफिट नहीं लिया जा सकता। एंड दिस वाज हेल्ड बाय द कोर्ट। ये कोर्ट ने कहा था। मैंने आपको केस बताया करतार सिंह वर्सेस हरबोज कौर के नाम से जो केस है। इस केस के अंदर कोर्ट ने सेक्शन 43 का बेनिफिट देने से मना कर दिया था ट्रांसफरी को, क्योंकि ट्रांसफरी ने यहाँ पे प्रॉपर्टी को खरीदते हुए कोताही नहीं बरती थी। उसने पूरी जानकारी नहीं ली थी, मतलब उसने जानकारी जानने की कोशिश भी नहीं की थी। तो दैट वाज द रीजन कि वहाँ पे ये रीजन बताया गया था कोर्ट के द्वारा। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट के बारे में जानकारी दी है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम मतलब डॉक्ट्राइन है जो आपके एग्जाम्स में आता ही आता है। तो यहाँ पे आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मस्ट पुट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.